हेलो। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 1 क्लास 10th यूपी बोर्ड एंड इट्स केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण में आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। रासायनिक परिवर्तन जो होता है बेसिकली वही जिस क्रिया के अंतर्गत होता है वही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन्हें जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में उन्हें लिखा जाए उसे समीकरण कहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर यही है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। ठीक, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। तो पहला क्वेश्चन है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बेसिकली जो हमें अभी आपको बताया कि अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ना होती है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें क्या है कि इसमें है गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आप जानते हैं कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देंगे तो अगर उसे गर्म नहीं करेंगे या तो फ्रीज में नहीं रखेंगे तो वो फट जाता है। ठीक, ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है उसमें बेसिकली। और इसी प्रकार से लोहे का कोई भी वस्तु हो अगर उसे वायुमंडल में मतलब ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, ऐसे पड़ा रहे वो, तो उसमें रस्टिंग आ जाती है, अर्थात उसमें मूर्छा पकड़ लेता है, जो भी कहें जंग पकड़ लेता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। किण्वन से तात्पर्य यहाँ है कि मतलब उसमें अवायवीय क्रियाएं होने लगती है। अवायवीय क्रियाएं मतलब जैसे जब अंगूर पेड़ों से लगे रहते हैं तो उसमें वायवीय क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक, तो वायवीय क्रियाएं होती रहती हैं जिससे उसमें जो गैसेस का सप्लाई होता रहता है उसके अंदर, अंगूर के अंदर, तो उसमें किण्वन नहीं होता है। अर्थात जब तोड़े जाते हैं, तोड़ने के कुछ टाइम बाद नहीं, कुछ दिनों के बाद अगर वो ऐसे ही रहे तो क्या होता है, उसमें किण्वन हो जाता है, तो अंगूर खराब हो जाते हैं। भोजन पकाया जाता है। भोजन को पकाना भी बेसिकली एक रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। आप जानते हैं कि कुछ अम्ल हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स रहते हैं जिन्हें भोजन को पचाने में मदद करते हैं, तो बेसिकली वो एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। हम सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इसी प्रकार से। तो यहाँ हम चल रहे हैं, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक, हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए इसलिए क्रियाकलाप करें। ठीक, तो बेसिकली एक्टिविटीज़ क्या है इसमें हम आपको बताते हैं कि सावधानी इसमें बरतनी है कि छात्र जो हैं अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें, और एक 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ करने। मतलब इसका रेगमाल का अर्थ है कि मैग्नीशियम को साफ करने की एक वस्तु है जो जिससे कि वह अधिक रिएक्टिव रहे, अर्थात। ठीक, इसे चिमटे से पकड़कर लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन के दहन करते समय आप आँखों को यथासंभव दूर रखें। मतलब इसमें कहा कि जब मैग्नीशियम रिबन का जब वो जलता है तो आप आँखों को दूर रखें। ठीक, मतलब बेसिकली उससे दूरी बनाए रखें। तो ये इसका डायग्राम है।
डायग्राम में देखिए ये जो है आपका लैंप है, इसमें आग जल रही है। ये चिमटा है आपका, ये मैग्नीशियम है, ठीक, वो जल रहा है। ये बर्नर आप देख ही रहे हैं। और ये वाच ग्लास है, जो मतलब एक वस्तु है जिसमें इसका वो जो पाउडर है वो गिर रहा है, ठीक। तो आइए हम आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। आप इसे याद कर लीजिए, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो चमकदार श्वेत लौ निकलती है, मतलब वो श्वेत लौ होती है। और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और श्वेत मतलब चूर्ण मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो चूर्ण होते हैं, जो वो वाच ग्लास में गिरते हैं, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण होते हैं। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण यह बनता है। तो इसमें कहा गया है कि वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है वह ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रियाओं से बनता है। अब एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3। तो यहाँ देखिए एक्टिविटी 1.2 में एक परख नली लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। एक परख नली में जो है लेड नाइट्रेट का घोल लेना है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। तो आपने क्या परीक्षण किया पूछ रहा है, ठीक। बेसिकली ये जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं, इसका जो वो दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया, उसको नीचे दिया गया है, ठीक। तो हम आगे उसे डिस्कस करेंगे, ठीक। आप यहाँ पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। अब देखिए इसमें 1.3 में क्या दिया है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, ठीक। और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला दीजिए। सावधानी क्या रहे, अम्ल को मिलाते समय कोई भी जल्दबाजी ना कीजिए। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली के बीच स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। तो ये भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है। तो जो है आपका ये डायग्राम है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क, शंख के आकार का एक फ्लास्क लीजिए, ठीक। इसमें जिंक के टुकड़े डाल दीजिए। और क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालना है, ठीक। अब इसके बाद इसमें प्रेक्षण करना है, मतलब देखना, ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या हो रहा है। क्या जो जिंक के टुकड़े हैं उसके पास में कुछ दिखाई दे रहे हैं और फ्लास्क को छूने से कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ठीक, आइए हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ रासायनिक समीकरण आप समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण क्या है। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, इसे शब्द समीकरण के रूप में। मतलब बेसिकली यहाँ बोला गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है, अगर उसे वाक्य के रूप में लिखा जाए, मतलब सेंटेंस के रूप में लिखा जाए, जैसे कि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसका दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, ठीक। बेसिकली ये जो है वाक्य के रूप में है। तो इसे लिखना एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कौन इतना बड़ा लिखे। तो उसको छोटा करने के लिए एक जो है संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए एक शब्द समीकरण, मतलब शब्दों को केवल लिखते हैं। शब्दों को केवल लिखने का तात्पर्य है, जैसे यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ जैसे देखिए आप, यहाँ मैग्नीशियम को लिख दिए, यहाँ ऑक्सीजन को, ठीक। उसके बाद तीर का निशान लगाकर यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये आपको आगे पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। तो अभिकारक बेसिकली वही पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया करते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो अपक्रिया करके कुछ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं,
वे अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद बेसिकली वही होते हैं जो अभिकारकों के अभिकारक पदार्थ के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा गया है, अब क्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक, अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। बेसिकली आपका जो है एक वन लाइन में हो गया, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। जो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, तथा इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं, देखिए क्या है। इस समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया गया है। जो आप बेसिकली आप ये तीर का निशान देख रहे हैं, इसके मध्य एक तीर का निशान दर्शाया जाता है। अभिकारक के बीच प्लस का, ये अभिकारक है। ठीक, ये अभिकारक है, इसके बीच प्लस का चिन्ह लगाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लिख भी देते हैं। जो Mg है प्लस O2 इक्वल टू MgO। ठीक, तो यहाँ क्या बोला गया है कि अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया गया है। ठीक, चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं तरफ लिखेंगे, तीर के बाईं तरफ। ये जो तीर है इससे इसके इधर साइड दाहिनी तरफ और इधर साइड बाईं तरफ। ठीक, तो LHS साइड लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह, अगर बेसिकली यहाँ एक ही जो प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, तो यदि और प्रोडक्ट बनते हैं तो यहाँ प्लस का जो है प्लस का चिन्ह लगाकर उसे आगे लिखेंगे। ठीक, तो अभिकारकों के बीच कहाँ गया, उत्पादों के बीच भी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें RHS साइड लिखा जाता है, तथा जो तीर का सिरा होता है वो जो तीर का सिरा होता है तो क्या होता है, वो अभिकारक से उत्पाद की तरफ होता है। वह अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि मतलब ये पदार्थ हमने लिया है, ये दोनों पदार्थ हमने लिया है, इस दिशा में अभिक्रिया हो रही है और MgO बन रहा है। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब रासायनिक समीकरण को लिखना, बेसिकली हम रासायनिक समीकरण को जाने गए कि क्या होते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके या तो शब्द रूप में लिखना, ठीक, या उनके प्रतीकों के रूप में लिखना। जो पदार्थ लिए गए रहते हैं उनके प्रतीकों के रूप में लिखने का जो लिखना होता है वही समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। बेसिकली वही है जो पदार्थों के जो हैं उनके सूत्रों को लिख देना है। ठीक, यही आप आगे पढ़ेंगे। संक्षिप्त विधि है, शब्दों की जगह पर रासायनिक सूत्रों के रासायनिक समीकरणों से अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। ठीक, तो यहाँ मैग्नीशियम है। ठीक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो शब्द समीकरण के रूप में ये दिखाया गया है। तीर का निशान बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उसकी तुलना कीजिए। क्या दोनों तत्वों के परमाणुओं और संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के
वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। तो यहाँ कुछ नहीं, बस यही बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है उसे जब समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसके बाद हम उत्पादों के और तीर के बाईं तरफ या दाईं तरफ के परमाणुओं के जो मतलब जो पदार्थ रहते हैं, जो तत्व रहते हैं, उनके संख्याओं को देखते हैं कि क्या संख्या समान है। ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है जिसके अंतर्गत आप ये जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पहले का द्रव्यमान होता है, मतलब जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है, तथा उत्पाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन पाया नहीं जाता। तो इसी प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक, कि कोई भी जो परिवर्तन हो वह न रहे। तो आइए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो हम देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपने द्रव्यमान संरक्षण जो अभी हमने बताया वही लिखा गया है। स्मरण होगा आपने नवीं कक्षा में अध्ययन किया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उनके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ये क्या कह रहा है, तो वही आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हैं ना। दूसरे शब्दों में हम कहें कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उनके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। कंकाली समीकरण बेसिकली यही मतलब है कि समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक, उसे संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें, ठीक। तो जो ये रासायनिक समीकरण बेसिकली वो संतुलित है। तो हम आप इसको इसी में बता देते हैं। बाकी के जो पार्ट 2 में है उसमें हम पार्ट 2 में आपको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। जैसे ये शब्द के रूप में लिखा गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये एक जो है जिंक को जो आपने क्रियाकलाप शायद 1.3 था ना, तो 1.3 में ये बेसिकली यहाँ लिखा गया है। क्रियाकलाप 1.3 में शब्द समीकरण के रूप में दर्शाया जा सकता है। जिंक हो गए, जो जिंक के टुकड़े थे, सल्फ्यूरिक अम्ल में डालना था, ठीक। तो वो बेसिकली आगे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन। इसे प्रतीकों के रूप में देखना हो तो आप देख सकते हैं उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ क्या है देखिए, Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। तो बेसिकली आप यहाँ देखेंगे कि कितने जो हैं पदार्थ इसमें हैं। तो जैसे यहाँ Zn है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ओके। तो बेसिकली यहाँ 4 पदार्थ हैं, ठीक, 4 पदार्थ हैं। इन्हें जो तत्व हैं, मतलब पदार्थ में जो तत्व हैं वे एक सारणी के रूप में। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें, मतलब वही देखना है कि क्या बराबर है कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा कि हमें जो तत्व हैं उनके तत्व के नाम तथा उनका अभिकारक में क्या LHS साइट क्या उनका संख्या है, RHS साइट क्या उनकी संख्या है, बेसिकली वो लिख देना है। लिखने के बाद हमें ये देखना है कि क्या वे बराबर हैं कि नहीं। तो तत्व में जैसे देखिए जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक, ये 4 पदार्थ हो गए आपके, ओके। और यहाँ अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या देखिए, जिंक में अभिकारकों देखिए, आप देख सकते हैं जैसे जिंक में देखिए यहाँ Zn जो है 1 है, ठीक, यहाँ 1 हो गया। अब जब यहाँ Zn बन रहा है तो वहाँ भी 1 ही है, ठीक।
Zn ये जो उत्पाद में है, जो प्रोडक्ट में जो आया है वहाँ भी 1 ही है। एंड यहाँ हाइड्रोजन देखिए H2 है, ठीक, बेसिकली यहाँ H2 है तो हाइड्रोजन 2 है। यहाँ जब बन रहा है H2 बन रहा है, हाइड्रोजन 2 है। अब सल्फ़र में देखिए आप, सल्फ़र जो है 1 है यहाँ, और यहाँ भी 1 ही है, ठीक ठीक 1 ही है। ऑक्सीजन को देखिए यहाँ 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो आप देख रहे हैं कि जो LHS साइड है, RHS साइड है, दोनों जो हैं ये बराबर हैं, संख्याओं में बराबर हैं। तो बेसिकली ये जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है, अर्थात इसमें भी कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1.3 में तीर के निशान के दोनों और प्रत्येक के तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए एक रासायनिक समीकरण, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक। अब इसके आगे से हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ओके। उसमें आपको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है बेसिकली वो हमें बताएंगे, और बाकी जो आगे नीचे है उसे हम डिस्कस करेंगे आगे पार्ट 2 में, ओके दोस्तों।